Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. Friends, ये आज की फ्रंट पेज न्यूज़ है। ये रिलेटेड है चंडीगढ़ में हुए मेयरल इलेक्शन से। जिस इलेक्शन से रिलेटेड एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिस वीडियो में ये देखा जा सकता था कि उस इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर जो उन इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के इंचार्ज थे, वो बैलेट पेपर्स के साथ टैंपर कर रहे थे। दिस वीडियो गॉट सर्कुलेटेड वाइडली। सुप्रीम कोर्ट में भी इस इवेंट को लेकर बात हुई थी। एंड नाउ एज एन अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के उन रिजल्ट्स को इनवैलिडेट कर दिया है और बोला है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कुलदीप कुमार वो चंडीगढ़ के मेयर हैं। फ्रॉम एन एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, इस न्यूज इवेंट को, इस केस को आप अपनी एथिक्स के आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टू एनहांस योर आंसर। फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट न्यूज एक स्टेट बेस्ड न्यूज है और है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र की स्टेट असेंबली ने एक बिल को पास किया है, जिस बिल में महाराष्ट्र स्टेट में रहने वाली मराठा कम्युनिटी को 10% रिजर्वेशन एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में दे दी गई है। और अब इस न्यूली इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन ने महाराष्ट्र में टोटल रिजर्वेशन को 62% कर दिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा स्वामी जजमेंट में सेट की गई 50% लिमिट से 12% ज्यादा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से। ये रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अल्जीरिया ने एक रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था, जिस रेजोल्यूशन में अल्जीरिया कंट्री ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि जल्द से जल्द एक ह्यूमैनिटेरियन सीजफायर को मेंटेन किया जाना चाहिए। मतलब इजराइल और हमास के बीच जो गोलीबारी चल रही है उसको रोक दिया जाना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। तो अल्जीरिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए इस रेजोल्यूशन को यूनाइटेड स्टेट्स ने वीटो कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, ही हैज द पावर टू वीटो अ रेजोल्यूशन। और वीटो का मतलब है इट विल नॉट बी पास्ड एनी फर्दर। यूनाइटेड स्टेट्स ने वीटो करते समय बोला है कि अल्जीरिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए रेजोल्यूशन का टेक्स्ट अनएक्सेप्टेबल है। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि अगर ये रेजोल्यूशन पास होता है तो इससे चल रही डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस को नुकसान पहुंच सकता है। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज अ मेजर न्यूज इवेंट बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि एक ग्लोबल सुपर पावर है, उसका एक दायित्व है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ने ना दे। यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन द स्टेटस इट क्लेम्स। पर यूनाइटेड स्टेट्स ही इस रेजोल्यूशन को वीटो कर रहा है। सो दिस शुड रेज अ क्वेश्चन इन योर माइंड अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स प्रायोरिटीज एंड डिप्लोमैटिक पॉलिसीज। पे अटेंशन टू दिस। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी से रिलेटेड तो प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है और अगर आप यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस। और इस क्वेश्चन में तो एलिमिनेशन का स्कोप भी है, विच मेक्स इट अ बिट मोर ईजियर। फ्रेंड्स, अब हम ब्रीफली बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अमंग अदर यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूशन बना था 1945 में, जब यूएन चार्टर को अडॉप्ट किया गया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मैंडेट की बात करें तो इसका मैंडेट है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका रोल है इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में नए मेंबर के एडिशन को रिकमेंड करना और यूनाइटेड नेशंस चार्टर में क्या कोई अमेंडमेंट करने चाहिए, ये अथॉरिटी भी सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ही है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज कि सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही एक ऐसी बॉडी है जिसके पास अथॉरिटी है बाइंडिंग रेजोल्यूशंस को पास करने की। मतलब ऐसे रेजोल्यूशंस को पास करने की जिनको मेंबर स्टेट्स को मानना जरूरी होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ही एक ब्रदर बॉडी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, वो भी रेजोल्यूशन पास कर सकती है, बट उसके रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होते। पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस बाइंडिंग होते हैं। अगर यूएनएससी के रेजोल्यूशन को कोई मेंबर कंट्री फॉलो नहीं करती देन दैट कंट्री मे हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो की पावर होती है और नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास एक कलेक्टिव वीटो होता है। वो इंडिविजुअली तो किसी रेजोल्यूशन को वीटो नहीं कर सकते,
बट कलेक्टिवली द 10 मेंबर्स आउट ऑफ द 15 मेंबर्स हैव अ वीटो पावर। क्योंकि किसी भी रेजोल्यूशन को पास होने के लिए जरूरी है कि 7 नॉन परमानेंट मेंबर्स उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें। तो अगर 7 मेंबर सपोर्ट नहीं करते तो वो एक कलेक्टिव वीटो हो जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये रिलेटेड है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 से और सुप्रीम कोर्ट में की गई एक ऑब्जर्वेशन से दी गई एक जजमेंट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट की डेफिनेशन को क्लैरिफाई करते हुए एक ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्व किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दिए जाते हैं कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन ब्रॉड होगी और ऑल इनकम्पैसिंग होगी। और इस डेफिनेशन में इंडिया में प्रेजेंट 1.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अनडिक्लेयर्ड फॉरेस्ट लैंड भी इंक्लूडेड होंगे। जिन फॉरेस्ट लैंड को गवर्नमेंट ने एज अ फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं किया है, उन एरियाज को भी गवर्नमेंट के लीगल पर्पसेस के लिए फॉरेस्ट कंसिडर किया जाएगा। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल पास किए गए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में किए गए अमेंडमेंट्स को लेकर पिटीशंस पर सुनवाई चल रही है और इन पिटीशंस के हेयरिंग के दौरान ही ये ऑर्डर दिया गया है। फ्रेंड्स, पिटिशनर्स का कहना है कि पिछले साल पास किया गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट ने फॉरेस्ट की डेफिनेशन को काफी नैरो डाउन कर दिया है और इस अमेंडमेंट के बाद फॉरेस्ट के सिर्फ 2 ही कैटेगरीज हैं। पहली है डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट और दूसरी है लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आफ्टर द ईयर 1980। तो इस अमेंडमेंट के बाद जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन में चेंज किया गया है, इन पिटिशनर्स का कहना है एंड इट इज ऑल्सो अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट कि इस डेफिनेशन ने इंडिया के उन एरियाज को जो एज अ फॉरेस्ट क्लासिफाई हो सकते थे, उन एरियाज को काफी नैरो डाउन कर दिया है। अब काफी सारे एरियाज ऐसे होंगे जिनको फॉरेस्ट बोला ही नहीं जाएगा और जहां पर रेगुलेशंस अप्लाई ही नहीं होंगे और जहां पर प्राइवेट डेवलपमेंट के लिए कम रेगुलेशंस को फेस करना पड़ेगा एंड दे माइट बी इरेडिकेटेड। दोज एरियाज में फेस अ थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। और सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है कि फॉरेस्ट एरियाज की डेफिनेशन के लिए 1996 में दी गई जजमेंट टीएन गोदावरम केस में जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, उस डेफिनेशन को माना जाए। फ्रेंड्स, 1996 के टीएन गोदावरम केस में बोला गया था। फ्रेंड्स, 1996 की जजमेंट में फॉरेस्ट एरियाज की डेफिनेशन को काफी वाइड कर दिया गया था और इस जजमेंट में बोला गया था कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन के लिए इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उस एरिया का नेचर क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, या फिर उस एरिया को ओन कौन करता है, क्या वो प्राइवेट एरिया है या फिर वो एक गवर्नमेंट ओन्ड लैंड है। उस जजमेंट में बोला गया था कि फॉरेस्ट एरिया की डेफिनेशन में सिर्फ वो एरियाज इंक्लूडेड नहीं होंगे जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में एज अ फॉरेस्ट इंक्लूडेड है। फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट जजमेंट। पे अटेंशन टू दिस, एड दिस टू योर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी नोट्स। इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल को भी हम अभी आगे अपने एडिशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम ब्रीफली बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की। तो फ्रेंड्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में रूल्स मेंशन है जिन रूल्स को फॉलो करना जरूरी होगा जब किसी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे कि अगर किसी फॉरेस्ट लैंड को रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाए या हाईवेज बनाने के लिए यूज किया जाए या माइनिंग करने के लिए यूज किया जाए, तो किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, किन किन क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, ये सब क्राइटेरियाज मेंशन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में। इस एक्ट का एम है, द ब्रॉड एम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 इज टू रेस्ट्रिक्ट द स्टेट्स फ्रॉम कन्वर्टिंग फॉरेस्ट लैंड्स फॉर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड एनकरेज एफर्ट्स टू इंक्रीज द फॉरेस्टेड एरियाज। फ्रेंड्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, you can understand this thing by the title of this act. इस एक्ट का पर्पस है इंडिया में फॉरेस्ट को कंजर्व करना, कैपिटलिस्टिक ग्रीड पर ब्रेक लगाना, इंडिया के एनवायरमेंट को, इकोलॉजी को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टीएन गोदावरम केस की जो 1996 में जिसमें वर्डिक्ट दिया गया था। तो फ्रेंड्स, 1996 के इस वर्डिक्ट से पहले ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई होता था सिर्फ नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड पर, मतलब जो फॉरेस्ट लैंड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में नोटिफाइड है एज अ फॉरेस्ट एरिया।
पर 1996 की इस जजमेंट के बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज अप्लाइड टू रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज इंक्लूडिंग दोज ऑलरेडी यूज्ड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। मतलब इस जजमेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जिन जिन एरियाज पे एप्लीकेबल था उन एरियाज की डेफिनेशन को और वाइड कर दिया। फ्रेंड्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट जजमेंट। मेंस में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अपने आंसर में 1996 के टीएन गोदावरम वर्डिक्ट को मेंशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज एक पॉलिटिकल न्यूज है, बट सिंस दिस इज अ मेजर इवेंट वील ब्रीफली टॉक अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, प्रोटेस्ट कर रहे फार्मर्स की और गवर्नमेंट की एक मीटिंग हुई थी। दोनों साइड्स ने अपने पक्ष को रखा। गवर्नमेंट ने एक काउंटर ऑफर किया। गवर्नमेंट ने फार्मर्स से बोला कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी तो नहीं दे सकते, पर हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि हम फार्मर्स के साथ 5 साल के पीरियड के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एग्रीमेंट में आ जाते हैं कि आने वाले 5 साल के लिए हम आपसे एमएसपी पे ये क्रॉप्स प्रोक्योर कर लेंगे। मतलब 5 साल के लिए तो फार्मर्स को एक लीगल गारंटी मिल जाएगी, बट दिस गारंटी विल बी ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ सिर्फ 5 साल होगी। तो फार्मर्स ने सेंटर के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने बोला है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से एग्री नहीं करते और हम अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड प्रिलिमिनरी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी भी इजी टू मॉडरेट है। गिव दिस क्वेश्चन अ रीड। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं C2 कॉस्ट की, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट की, जिसको लेकर इस न्यूज में भी बात की गई है कि एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए एक C2 कॉस्ट जो मेंशन होती है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल 23 क्रॉप के लिए एमएसपी को अनाउंस करती है और उस एमएसपी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करती है। वो फैक्टर्स हैं, पहला है A2। A2 का मतलब है कि जो कॉस्ट फार्मर्स पे करता है फार्मिंग के दौरान, जैसे कि बीज खरीदने के कॉस्ट, फर्टिलाइजर्स खरीदने के कॉस्ट, पेस्टिसाइड्स खरीदने के कॉस्ट, फ्यूल, इरिगेशन, हायर्ड वर्कर्स और लैंड लीज करने की कॉस्ट वगैरह। और दूसरा है FL। FL होता है फैमिली लेबर, कि फैमिली कि फार्मर की जो फैमिली है विच इंक्लूड्स द फार्मर हिमसेल्फ एज वेल, उनकी लेबर की क्या वैल्यू है। तो गवर्नमेंट एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए A2 प्लस FL कॉस्ट को कंसीडर करती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है देश में हो रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पेनिट्रेशन से। तो ये एक रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में बोला गया है कि इंडिया के स्टेट्स को अगर कंपेयर किया जाए तो कर्नाटका इज द लीडिंग स्टेट जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के स्टेशंस सबसे ज्यादा हैं। कर्नाटका में ईवी चार्जिंग के लिए 5059 स्टेशंस हैं। कर्नाटका हैज 5059 चार्जिंग स्टेशंस। और अगर बात करें कि कौन से स्टेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज्यादा हैं, तो उत्तर प्रदेश टॉप द चार्ट्स, जिसके पास 7.45 लाख ईवीज हैं। उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ईवीज। इस डेटा को रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। अब ये इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑफिस। आई होप आपको BEE के बारे में भी पता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी से। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस को रिलीज किया है। ड्राफ्ट का मतलब है कि ये गाइडलाइंस, ये रूल्स अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, बट बनने के प्रोसेस में है। ड्राफ्ट को रिलीज किया जाता है स्टेक होल्डर से, यानी कि पब्लिक से, इंडस्ट्री से वगैरह से कमेंट्स लेने के लिए। तो CCPA ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस को रिलीज किया है जो रिलेटेड है इंडिया में कोचिंग सेंटर्स के द्वारा किए जाने वाले मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को रोकने से। तो इन गाइडलाइंस में बोला गया है कि इस चीज को मिसलीडिंग कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करता, जैसे कि किसी कोर्स की कॉस्ट क्या है या फिर उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, अगर ऐसा किया जाता है दिस प्रैक्टिस वुड बी कंसिडर्ड एज मिसलीडिंग। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन झूठे क्लेम्स करता है, जैसे कि उनके स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट क्या है, उनके स्टूडेंट्स की रैंकिंग क्या है,
उनके कोचिंग सेंटर से कितने सिलेक्शंस हुए हैं वगैरह। तो ये भी अगर अनवेरिफाइड तरीके से पब्लिश किया जाता है तो ये भी मिसलीडिंग होगा एंड द कोचिंग सेंटर कुड बी पीनलाइज्ड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा दिए गए कमेंट्स। तो चल रहे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर बोलते हैं कि इंडिया टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। इंडिया सपोर्ट्स द टू स्टेट सॉल्यूशन। अब टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है, आई एम श्योर यू नो दिस। और इसके साथ साथ इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ये भी बोलते हैं कि इजराइल विच इज ऑन द ऑफेंसिव इन गाजा, उसको ध्यान रखना चाहिए कि हमास के खिलाफ एक्शन लेते समय वो सिविलियंस पर नुकसान ना पहुंचाए। इट शुड बी माइंडफुल ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज। मतलब इंडिया टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है एंड इजराइल शुड बी माइंडफुल टू नॉट हार्म द सिविलियंस इन गाजा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है स्पेस और साइंस। इसका कॉन्टेक्स्ट है इसरो के द्वारा लॉन्च की गई इनसेट 3DS सैटेलाइट। तो फ्रेंड्स, इसरो ने GSLV F-14 लॉन्चर की मदद से इनसेट 3DS सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च कर दिया है। ये सैटेलाइट, द इनसेट 3DS सैटेलाइट, हैज बीन सक्सेसफुली डिप्लॉयड इनटू द इंटेंडेड जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। और ये सैटेलाइट, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, इट विल हेल्प टू ऑगमेंट इंडियाज मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज। मतलब ये सैटेलाइट का काम होगा मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, वेदर रिलेटेड सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज पर इस डेटा को कलेक्ट करना और अर्थ पर ट्रांसमिट करना। फ्रेंड्स, ये इनसेट 3DS सैटेलाइट पहली इनसेट सैटेलाइट नहीं है। स्पेस में इंडिया की तरफ से ऑलरेडी इनसेट 3D और इनसेट 3DR एग्जिस्ट करती है। ये तीसरी सैटेलाइट इनसेट 3DS सैटेलाइट विल ऑगमेंट, ये इन दो एग्जिस्ट कर रही सैटेलाइट की फंक्शनिंग में ऐड करेगी। इस इनसेट 3DS सैटेलाइट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा अर्थ की सरफेस को मॉनिटर करना, ओशियानिक ऑब्जर्वेशन करना, डेटा कलेक्शन करना, डिसेमिनेशन करना और सैटेलाइट एडेड सर्च और रेस्क्यू सर्विसेज में भी मदद करना। अब हम डेडिकेटेडली एक बार इनसेट 3DS सैटेलाइट की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने बोला, इसका रोल है मीट्रियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करना। इसको बनाने में जिस मिनिस्ट्री ने पैसे दिए हैं वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, और इसको लॉन्च किया गया है GSLV Mark II लॉन्चर की मदद से। ये सैटेलाइट इंडिया के ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे इनसेट सिस्टम को ऑगमेंट करेगा। स्पेस में जो पहले से दो एग्जिस्ट कर रही इनसेट सैटेलाइट है, ये नई सैटेलाइट उन सैटेलाइट की और मदद करेगी, इस नेटवर्क को और एनहांस करेगी ताकि इंडिया की मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज और बेहतर हो सके। ये सैटेलाइट लैंड और ओशन सर्विसेज को मॉनिटर करेगी। इट विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन एडवांसिंग मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग कैपेबिलिटीज एंड डिजास्टर वार्निंग कैपेबिलिटीज। फ्रेंड्स, ये इस साल का मेजर लॉन्च है। हालांकि ये काफी मेजर तो नहीं है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड इंक्लूड दिस इन योर नोट्स। ये डिटेल्स और इस एडिशन की और सभी नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जिन नोट्स को एक्सेस कर सकेंगे उन नोट्स में इंक्लूडेड है। तो यू कैन यूज दोज नोट्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एज अ रिविजन मटेरियल एज वेल। फ्रेंड्स, ये आज का पहला एडिटोरियल है। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट के इंडिया में सर्वाइकल कैंसर को कंट्रोल करने के लिए लिए जा रहे स्टेप्स एंड इनिशिएटिव्स। तो फ्रेंड्स, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में सर्वाइकल कैंसर को लेकर स्पेशल अनाउंसमेंट्स की थी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बोला था कि देश में 9 से 14 साल की उम्र के बीच के लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये सर्वाइकल कैंसर लिंक्ड है एक वायरस से, जिस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV। और ये सर्वाइकल कैंसर फैलता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। इट इज काइंड ऑफ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और अगर ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये HPV वायरस बार बार किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है तो उस व्यक्ति के सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, सर्वाइकल कैंसर को लेकर गंभीरता का अंदाजा इस बात से मिलता है कि इंडिया की वुमेन में कैंसर से रिलेटेड जितनी भी डेथ होती है
उन डेथ का सेकेंड लीडिंग कॉज है सर्वाइकल कैंसर। फ्रेंड्स, इंडिया के पास तो खुद डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर की जाने वाली सर्वाइकल कैंसर से डील करने के लिए वैक्सीनेशन भी है, पर सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की पोटेंशियल लोगों में चेक किया जाए कि इनको सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है अर्ली स्टेजेस में, वो स्क्रीनिंग का रेट केवल 2% है। मतलब जिन लोगों को सर्वाइकल कैंसर होता है, ये फैक्ट काफी लेट डिटेक्ट किया जाता है। इसको अर्ली स्क्रीन किए जाने का मैकेनिज्म इस समय स्ट्रांग नहीं है और केवल 2% ही लोग हैं जिनको अर्ली स्क्रीन किया जाता है। और इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि अगर सर्वाइकल कैंसर को कंट्रोल करना है तो उसके आउटकम डिपेंड करेंगे अर्ली डिटेक्शन पर। फ्रेंड्स, इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि VIA टेस्ट और VILI टेस्ट। अब ये क्या है, इनके बारे में डिटेल में आप ना पढ़ें। इन टेस्ट से अर्ली स्टेज के सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है और इस कैंसर को तो इजीली कंट्रोल भी किया जा सकता है अगर इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए। तो इस पीस के ऑथर कंक्लूड करते हैं ये बोलकर कि गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ साथ जरूरी है कि इसको कॉम्प्लीमेंट भी किया जाए मैंडेटरी स्क्रीनिंग के साथ, कि ऐसे व्यक्तियों को स्क्रीन किया जाए, उनको टेस्ट किया जाए कि इनको सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है, ऐसे सिम्टम तो नहीं है जो अर्ली स्टेज में होते हैं। और ऐसा किया जाना चाहिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लेवल पर, ताकि हर कोई इस स्क्रीनिंग सर्विस को इजीली एक्सेस कर सके। फ्रेंड, ये हमारा आज का दूसरा एडिटोरियल है। ये रिलेटेड है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में दी गई जजमेंट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में किए गए अमेंडमेंट से रिलेटेड जजमेंट दी है। इस जजमेंट के बारे में अभी हमने बात की भी थी, अब एक बार फिर से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दिए जाते हैं कि गवर्नमेंट फॉरेस्ट की डेफिनेशन के लिए गोदावरम जजमेंट में दिए गए डेफिनेशन को माने। तो पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एज इट इज क्लियर बाय द नेम, इसका काम है इंडिया के फॉरेस्ट को कंजर्व करना। ये एक्ट जिसको 1980 में पास किया गया था, ये हाईली इफेक्टिव है और ये हमें पता चलता है इस डेटा से कि 1980 से पहले जब ये एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, तब 1951 से 1975 के बीच में इंडिया में हर साल द एनुअल फॉरेस्ट डाइवर्शन, इंडिया में हर साल जितने फॉरेस्ट एरियाज को कमर्शियल पर्पस के लिए डाइवर्ट किया जाता था, वो एरिया था लगभग 4 मिलियन हेक्टेयर्स। मतलब इंडिया में हर साल 1951 से 1975 के बीच ऑन एन एवरेज हर साल लगभग 4 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया को डाइवर्ट किया जाता था। पर 1981 से 2002 के बीच जब इस बिल को पास किया जा चुका था, उसके बाद ये एरिया, ये डाइवर्जन एरिया 4 मिलियन से घटकर 22,000 हेक्टेयर रह गया। मतलब 1981 से 2002 के बीच हर साल 22,000 हेक्टेयर एरिया ही, हर साल 22,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया ही डाइवर्ट किया जाता था। From this data, you should get an idea about the effectiveness of the Forest Conservation Act 1980. तो फ्रेंड्स, 1980 में जब इस लॉ को पास किया गया था, तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई होता था सिर्फ उन फॉरेस्ट एरिया पर जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में रिकॉग्नाइज्ड थे या फिर स्टेट की लेजिस्लेशन में रिकॉग्नाइज्ड थे। पर फिर 1996 में पास की गई TN गोदावरम जजमेंट में इंडियन फॉरेस्ट एरिया की डेफिनेशन को, इस टर्म को और वाइडन कर दिया गया और इंडियन फॉरेस्ट के डेफिनेशन में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट के साथ साथ और इंक्लूड कर दिया गया डीम्ड फॉरेस्ट्स को भी। डीम्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो डीम्ड फॉरेस्ट वो एरियाज होते हैं जो ऑफिशियली गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में एज अ फॉरेस्ट लैंड रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते, जिन ग्रीन एरियाज को लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर दिए गए हैं कि वो आइडेंटिफाई करें कि इन एरियाज का स्टेटस क्या है। एक्सपर्ट्स की कमिटी को गठित करके उन एरियाज को डीम्ड फॉरेस्ट बोला जाता है। तो ये एरियाज भी 1996 की TN गोदावरम जजमेंट के बाद से फॉरेस्ट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। और फ्रेंड्स, 2023 में यानी पिछले साल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट्स किए गए थे, अब ये एक इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन भी था जिन पर डिटेल्स में नोट्स में इंफॉर्मेशन भी है। ये एक इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है आने वाले एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही।
और एग्जाम से रिलेटेड आई मस्ट से आई होप यू गाइस हैव फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म बिकॉज इट्स आउट। तो 2023 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट्स किए गए थे, उन अमेंडमेंट्स ने फॉरेस्ट को कमर्शियल पर्पसेस के लिए डाइवर्ट करने के प्रोसीजर को आसान बना दिया था, जिनको लेकर काफ़ी लोग कंसर्न्ड भी थे, आम आदमी से लेके एनवायरमेंटलिस्ट तक। और ये वाइडली क्रिटिसाइज था कि इन 2023 के अमेंडमेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को वीक किया है, इंडिया के फॉरेस्ट एरिया के प्रोटेक्शन को कमज़ोर कर दिया है। फ्रेंड्स, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सेंटर को ये भी ऑर्डर दिए हैं, ये भी बोला है कि वो स्टेट्स के द्वारा डीम्ड फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन में किए गए काम को भी पब्लिकली रिलीज करें। फ्रेंड्स, ये हमारा आज का तीसरा एडिटोरियल है। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया और यूएई का रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिनों पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में थे। इससे रिलेटेड डिटेल्स हमने अपने प्रीवियस एडिशन में कवर भी की थी। तो फ्रेंड्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ये 2014 से लेकर अब तक 7वीं ऐसी यूएई की विजिट थी, और जिससे एक अंदाजा मिलता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में यूएई का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। प्राइम मिनिस्टर की इस विजिट में दोनों साइड्स ने अपने बीच 10 बायलैटरल एग्रीमेंट्स पर भी साइन किया, जिससे भी दोनों साइड्स की अपने बीच की अहमियत का एक अंदाजा मिलता है। तो फ्रेंड्स, इंडिया और यूएई के बीच के रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ मेजर फैक्ट्स को हम मेंशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूएई इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और यूएई इंडिया की दूसरी लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, और यूएई इंडिया में एफडीआई करने वाला चौथा लार्जेस्ट सोर्स है। इससे आपको एक अंदाजा मिलना चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी में यूएई का कितना मेजर रोल है। तो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर की रीसेंट यूएई विजिट में भारत मार्ट फॉर इंडियन एमएसएमईज को लॉन्च करने की भी बात की गई है। दोनों साइड्स ने इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC को लेकर भी एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क पर साइन किया है, ताकि इस IMEC कॉरिडोर पर कोऑपरेशन बढ़े और ये जल्दी से एडवांस करे। दोनों साइड्स ने रीजनल सिक्योरिटीज को लेकर भी एग्रीमेंट्स पर साइन किया है, और इजराइल गाजा के ऑपरेशन और रेड सी में हो रहे अटैक्स को भी डिस्कस किया है, जिससे एक आइडिया मिलता है कि यूएई भी इस रीजन में एक स्टेबिलिटी लाने का रोल रखता है, पावर रखता है। फ्रेंड्स, इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप की बुनियाद काफ़ी हिस्टोरिकल है, और दोनों साइड्स के बीच कल्चरल टाइज भी हैं, जो हिस्ट्री काफ़ी साल पुरानी मैरीटाइम ट्रेड से भी लिंक्ड है। और फ्रेंड्स, यूएई में तो एक सिग्निफिकेंट इंडियन डायस्पोरा भी रहती है, जो कि एक मेजर सोर्स है इंडिया में रेमिटेंसेस भेजने का। इंडिया में हालांकि यूएस ऐसा सोर्स है जो नंबर 1 सोर्स ऑफ रेमिटेंस है, बट यूएई is among the top 3 countries which sends remittances to India. Now that's all for today, friends. See you in the next edition. Goodbye.